जिंदगी का पर्याय पूछा गया और मैंने यूपीएससी लिख दिया। ये कथन सुनने में ऐसा लगता है ना कि ये कथन बोलने वाला जो व्यक्ति है वो कितना ज्यादा मोटिवेटेड होगा यूपीएससी के लिए, उसके लिए आईएएस सच में उसका जीवन होगा। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जिंदगी का पर्याय एक एग्जाम को कह देना ये वास्तव में अतिशयोक्ति है। वास्तव में ये बताता है कि ऐसा कहने वाला एस्पिरेंट पूरी तरीके से इस एग्जाम को इमोशनली ले रहा है, प्रैक्टिकली नहीं। और यकीन मानिए ये गलत है। नौकरी तो सिर्फ आईएएस की है, बाकी सब तो नौकरियां। वास्तविक जीवन में ये भी गलत है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आप सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज तो ना चीजों को प्रैक्टिकली लेना शुरू करो। वर्तमान में क्या होता है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन करके जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये बोलने लगते हैं कि हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। खुद को यूपीएससी एस्पिरेंट कहकर अहंकार दिलाने वाले ये जो एस्पिरेंट होते हैं ना, ये सीधे जब क्लास में आते हैं तो इन्हें फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में बैच में बैठते टाइम ये भी नहीं पता होता कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ बताना हमारा काम है, बिल्कुल मैं ही आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कि आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू करें, ये तो जान लीजिए कि यूपीएससी क्या है, ये तो जान लीजिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या होता है। जब तक आप इसके पैटर्न को ही नहीं समझेंगे तब तक आप अचानक से कैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हमेशा से सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे याद है, मुझे क्लास 11th में पता चला था कि कलेक्टर ही आईएएस होता है, लेकिन आज जब अभ्यर्थियों को ये चीजें नहीं पता है उसके बावजूद भी वो खुद को यूपीएससी एस्पिरेंट कह रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों को ये चीजें नहीं पता है वो अनअकैडमी या फिर कुछ दूसरी कंपनियों से सब्सक्रिप्शन ले करके सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। दे आर लाइक कि एक साल में हम कलेक्टर बनने वाले हैं। सो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस एग्जाम को समझें, इस एग्जाम के पैटर्न को समझें। सो आज की क्लास में आपको मैं अपूर्वा राजपूत ये जो एग्जाम है यूपीएससी, इसके पैटर्न को ही समझाने जा रही हूं। दोस्तों ये जो यूपीएससी है ना, इसमें आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी सम्मिलित हो गई है जो नहीं सम्मिलित होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा कहते हैं कि भारत में ना एक बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और वो है बाबाओं का, और वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास, अंधभक्ति जैसी चीजें बहुत फैली हुई है। अब यकीन मानिए कि जब से हमारी ये जो शिक्षा है ये ऑनलाइन हुई है, एडटेक का जमाना आया है, तब से ना ये जो हमारा शिक्षा है ये भी कहीं ना कहीं एक अंधभक्ति के जाल में फैल गई है। आज लोग अपने किसी एक शिक्षक को भगवान मानकर बस उसके पीछे अंधों की तरह चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक टीचर जो यूपीएससी से जुड़ा हुआ भी नहीं है, बस उसके नाम पर यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन लिए जा रहे हैं। कोई एक टीचर जो यूपीएससी का कोई एक विषय पढ़ा रहा होता है, उसके नाम पर यह समझ लिया जा रहा है कि ये पूरी संस्था ही बहुत अच्छी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि शिक्षक अच्छे या बुरे हैं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आप हर विषय को सोचिए, समझिए, यूपीएससी के पैटर्न को सोचिए, समझिए, अपने आप को जांचिए, उसके बाद ये फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही अनअकैडमी सबसे अच्छी है, चलो जल्दी से आ जाओ यहाँ का सब्सक्रिप्शन ले लो। भाई तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना है नहीं लेना है तुम्हारा फैसला है, लेकिन तुम्हें यूपीएससी करनी है या नहीं करनी है तो कैसे करनी है, उसके लिए कुछ जरूरी जानकारी तुम्हारे लिए अब अनिवार्य हो गई है। तो अगर आप यूपीएससी की फील्ड में बिल्कुल बिगनर हैं तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जीरो से चीजें बताना शुरू करती हूँ। ये जो आप लोगों को रॉयल एंट्रीज दिखाई जाती है ना कि बढ़िया लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी आ रही है, नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी आ रही है, बत्ती तो अब रही नहीं है, हाँ पर सरकारी गाड़ी जरूर होती है, लेकिन जो रॉब जो चीजें आपको इस तरीके से दिखाई जाती है ना वीडियोस में, वो चीजें रियल में होती नहीं है उस हद तक। इसके बाद जो आप लोग काफी सुन करके बैठते हैं ना कि भाई नौकरी तो सिर्फ आईएएस है, बाकी सब तो नौकरियां हैं, ये कथन भी पूर्णतः सत्य नहीं है। इस दुनिया में सफलता का दूजा पर्याय सिर्फ आईएएस नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 12वीं पास कर ली है, आप ग्रेजुएट हैं और उसके बाद अगर आप आईएएस नहीं बने तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, प्रभु ऐसा नहीं है। जीवन में सफलता के और भी कई रास्ते हैं। जहां तक कहानी है आईएएस की, तो मित्रों आईएएस हमारे देश में अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आने वाली एक जॉब है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत जो और दो पोस्ट हैं वो है आईएफएस और आईपीएस। यहां पर ये जो परीक्षाएं हैं इनके लिए जो संस्था
एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो संस्था है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और आप परीक्षा को पास करके इनमें से किसी पोस्ट को पाएंगे। अब जरूरी नहीं होता है कि आपने ये पोस्ट पाली तो आप डायरेक्टली आईएएस के बाद सीधे कलेक्टर बनते हो, नहीं। यहाँ पे आपको ये बहुत सारी पोस्ट हैं जो आपके रैंक के अनुसार मिलती हैं। आपको ग्रेड ए की कोई जॉब मिल सकती है, आपको ग्रेड बी की कोई जॉब मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप में से कई लोग कहते हैं कि हमें यूपीएससी क्यों करनी है। मैं जब भी स्ट्रेटेजी क्लास लेती हूँ तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछती हूँ कि भाई तुम्हें यूपीएससी क्यों करनी है। कई लोग कहते हैं उनके बचपन का ख्वाब है, किसी के माता पिता का ख्वाब है, कई बार लड़कियां कहती हैं उन्हें समाज को जवाब देना है। तो मेरी बात सुनिए कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि यूपीएससी आपको इसलिए करनी है कि आप हमारे देश की गरीबी मिटाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, अपराध मिटाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए इन सारी समाज सेवाओं के और भी रास्ते हैं, जीवन में सफल होने के और भी रास्ते थे। आप चाहते तो एज अ सेड भक्ति का मार्ग चुन सकते थे, आप शक्ति का मार्ग चुन सकते थे, लेकिन अगर आपको यूपीएससी चुननी है तो इसे केवल तभी चुनना जब आप ये कहो कि मैम हमारे अंदर कोई और टैलेंट नहीं है, लेकिन हमारी हॉबी है, हमें पसंद है पढ़ना। हमें क्या पसंद है जी? हमें पसंद है ज्ञान एकत्रित करना, इसीलिए हम इस एग्जाम की तरफ आना चाहते हैं, तभी आप इस एग्जाम की तरफ आइए। अब जैसे कि आप जानते हो कि ये जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम है, इस यूपीएससी के एग्जाम में जो आईएएस वाला एग्जाम है, जो सिविल सर्विसेज जिसे कहते हैं, ये जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वाला एग्जाम है, इसके लिए हम कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? सिविल सर्विसेज। तो ये जो हमारा सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम है, ये 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है हमारा प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। अब जहां तक कहानी है प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स होता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहां पे आपसे वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक प्रश्न पत्र मिलता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपके कोई नंबर नहीं कटते, सही दिया तो 2 नंबर मिलते हैं, और अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.33% की। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी चल रही है, आपकी पॉजिटिव मार्किंग भी चल रही है, और इसी के साथ आपको प्रीलिम्स में अगर पास होना है तो आपको एक कट ऑफ पार करना होता है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? एक मिनिमम नंबर कि भाई इससे जो जिसके ऊपर आए हैं उनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे 200 नंबर का प्रीलिम्स है तो 200 में से जो कट ऑफ है वो 100 भी जाती है, वो 90 भी जाती है, वो 150 भी जा सकती है। तो कट ऑफ का मतलब है कि कम से कम इतने नंबर आए हैं तो ही आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है, वरना नहीं हुआ। प्रीलिम्स में एक और चीज होती है और वो है पेपर 2 सीसेट। सीसेट क्या होता है? ये होता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे कई बार आप कहते हैं ना कि मैडम हमारा गणित कमजोर है, हमें रीजनिंग नहीं आती, तो क्या हम आईएएस की परीक्षा में बैठ सकते हैं? इसका जवाब है बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपसे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बहुत बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं कहा जाता है। आपको यहाँ पे ये जो सीसेट है इसे सॉल्व करना होता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा मैथ्स, इसमें पूछी जाएगी रीजनिंग, इसमें पूछा जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, और ये जो है ये होगा 80 प्रश्न का 2.5 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन यहाँ पे मजे वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे कोई कट ऑफ पार नहीं करना होता है। अगर आपके सीसेट में 67 नंबर आ गए मतलब तुम पास हो 200 में से, और अगर 67 से कम नंबर आए तो तुम फेल हो। अब तुम 200 में से 200 भी ले आओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा रैंक में ऊपर नाम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। लेकिन अगर तुमने इस पेपर को क्वालिफाई नहीं किया तो इस पेपर में तुम 200 में से 200 ले आओ तो भी तुम्हें मेंस में नहीं बैठने देंगे। ये पेपर पास है तभी इसकी अहमियत है, ठीक है। अब ये हो गई प्रीलिम्स की कहानी। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस में आप देख सकते हो कि सिलेबस के नाम पर ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। सिलेबस के नाम पर सिर्फ आपको यहाँ विषयों के नाम लिख कर दे दिए गए हैं। जैसे ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। यहाँ लिखा हुआ है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर।
उसके बाद लिखा हुआ है पॉलिटी, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और फिर साइंस। तो प्रीलिम्स में सिलेबस के नाम पर सिर्फ इतना लिखा हुआ आता है। यूपीएससी में अगर आपको सिलेबस समझना है तो आपको मेंस का सिलेबस समझना पड़ेगा। आप जैसे ही यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक करते हो तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिलता है। मेंस एक ऐसी परीक्षा है जहां पे आपको लंबे लंबे उत्तर लिखने होते हैं, जैसे 10वीं 12वीं के बोर्ड में तुम लिखते थे वैसे। यहाँ पे आपको एक प्रश्न पत्र जो मिलता है उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं। जैसे तुम्हारा एक पेपर होगा GS1। देखो, सबसे पहली बात तो मेंस में 9 पेपर होते हैं। अब ये 9 पेपर कौन कौन से होते हैं सुनिए जी। ये जो 9 पेपर है उनमें एक पेपर होता है आपका निबंध का, ऐसे का। इसमें आपको निबंध लिखना होता है। पहले तो हिंदी या इंग्लिश के पेपर में निबंध लिखने को आता था, लेकिन यहाँ पे निबंध का एक पेपर ही होता है। उसके बाद जी आपका जो पेपर 2 होता है वो होता है GS1। GS जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। फिर जैसे GS1 हुआ है वैसे ही GS2 होगा, GS3 होगा, GS4 होगा, और ये होंगे आपके पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5। इसके बाद 2 होते हैं आपके ऑप्शनल के पेपर। आप किसी भी एक विषय को अपना ऑप्शनल चुनते हो। अब आपका ऑप्शनल हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, PSIR हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है। आपको पूरी एक लिस्ट दी जाती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। उनमें से आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हो। तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसके 2 पेपर होते हैं। जैसे तुम्हारा ऑप्शनल है ज्योग्राफी तो उसके 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। अब तुम्हारी जो रैंक डिसाइड होती है कि भाई तुम्हें IAS IPS क्या मिलने वाला है, वो मेंस के इन पेपरों के आधार पर डिसाइड होती है। जैसे GS1, GS2, GS3, GS4 250 नंबर के चल रहे हैं। इनके आधार पे तुम्हारी, इन 7 के आधार पे तुम्हारी रैंक डिसाइड होती है। लेकिन यूपीएससी मेंस में 2 और पेपर होते हैं, वो होते हैं कंपलसरी पेपर। ये जो कंपलसरी पेपर होते हैं ये होते हैं लैंग्वेज वाले, लैंग्वेज पेपर A और लैंग्वेज पेपर B। तो जो लैंग्वेज पेपर B है वो तो हमेशा इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन लैंग्वेज पेपर A आप हमारी 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भी भाषा को चुन सकते हो। जैसे अधिकांश विद्यार्थी हिंदी चुनते हैं, आप असमिया या बंगाली भी चुन सकते हैं। तो ये जो दोनों पेपर होते हैं ये 300-300 नंबर के होते हैं और ये सीसेट की भांति क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब अगर आप यहाँ पे 300 में से 75 नंबर ले आए हो तो आप पास हो। बाकी आप 300 में से 300 नंबर भी ले आते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी रैंक सुधर जाएगी। रैंक यहां से डिसाइड होती है, ठीक है। अब देखो यूपीएससी मेंस में मैं आपको जीएस के सिलेबस बताती हूँ। जैसे जीएस पेपर नंबर 1 है। स्कूल में क्या होता था, कॉलेज में क्या होता था, भाई पर्यावरण का पेपर होता था तो पर्यावरण के प्रश्न आते थे, भूगोल का पेपर होता था तो भूगोल के प्रश्न आते थे। यहाँ पे एक जीएस जनरल स्टडीज, इसमें 3-3 विषय भी शामिल होते हैं, 5-5 विषय भी शामिल होते हैं। जैसे GS1 जनरल स्टडीज 1 तो इसमें 3 विषय आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इतिहास, कला और संस्कृति जिसमें विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास। उसके बाद भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, मानव और आर्थिक भूगोल, मानचित्रण सब। और ये सोसाइटी, समाज। ये प्रश्न आने वाले हैं आपको। 10 नंबर का भी प्रश्न लिखने को आएगा, 20 नंबर का प्रश्न भी लिखने को, 10 नंबर का भी प्रश्न लिखने को आएगा, 15 नंबर का भी, 20 नहीं 15 का भी लिखने को आएगा। आपको यहां पर 150 शब्द में भी उत्तर लिखना होगा, 250 शब्द में भी उत्तर लिखना होगा। GS2 क्या होता है, तो GS2 में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी के, यानी कि राज व्यवस्था के। अब आजकल क्या होता है, लोग भारत और पाकिस्तान की ऐसी लड़ाई पढ़ा रहे हैं। ऐसे देखो, जब से एडटेक का जमाना आया है ना, तब से टीचर्स नहीं रहे, कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। और एक कंटेंट क्रिएटर कभी भी व्यूज के आधार पे अपना कंटेंट बनाता है, ये सोच करके अपना कंटेंट नहीं बनाता कि एग्जाम में आएगा या नहीं, तुम सफल होगे या नहीं। तो ये तुम्हारा निर्णय है कि प्रभु तुम्हें एक कंटेंट क्रिएटर से पढ़ना है या फिर तुम्हें अपना भविष्य देखना है और एक एजुकेटर से पढ़ना है। तो यहां पर देख लीजिए,
कि आपको जो जीएस पेपर नंबर 2 है, इसमें पॉलिटी से प्रश्न मिलेंगे, इसमें गवर्नेंस से प्रश्न मिलेंगे, इसमें सोशल जस्टिस से प्रश्न मिलेंगे, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद जीएस पेपर नंबर 3, जीएस पेपर नंबर 3 में भर भर के सब्जेक्ट होते हैं। यहीं पे आपसे पूछा जाता है साइंस एंड टेक, यहीं पे आपसे पूछा जाता है इकोनॉमी, यहीं पे आपसे पूछा जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यहीं पे आपसे पूछा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी, यहीं पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो जीएस पेपर नंबर 3 एक बड़ा ही डायनेमिक पेपर होता है। और फिर आता है जीएस 4, जिसमें आपसे पूछा जाता है एथिक्स। इसमें आते हैं केस स्टडी वाले प्रश्न। तो ये हमारे मेंस की चीजें होती हैं। इसके बाद होता है तुम्हारा इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत तब होती है जब आपका मेंस खराब गया हो, आप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हैं। लेकिन अगर आपने मेंस में काफी अच्छा स्कोर किया है, तब आपके इंटरव्यू के मार्क्स उतने ज्यादा मायने नहीं रखते। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, देखो प्रीलिम्स तो केवल एक छन्नी है, प्रीलिम्स के मार्क्स कभी मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होने वाले हैं। तो उसके बाद फिर आपको आपकी रैंक और प्रेफरेंस के अनुसार जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूपीएससी आज हमारे देश की वो परीक्षा है जो ट्रेंड में आ चुकी है। आजकल किसी भी बच्चे से पूछो भाई क्या कर रहे हो, या तो कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज का युवा 2 हिस्सों में बंट चुका है, एक कंटेंट क्रिएटर और एक यूपीएससी वाला। इवन जो यूपीएससी वाले हैं वो भी कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, व्लॉग बनाए जा रहे हैं। आज हम सुबह 4 बजे उठे, अब हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप कृपा करके बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिए, और कृपा करके परीक्षा को देखकर निर्णय मत लीजिए, स्वयं को देखकर निर्णय लीजिए। इस दुनिया में मैं अलग हूं, तुम अलग हो, हम सब अलग हैं। सचिन तेंदुलकर अगर सिंगर बनने की कोशिश करता तो बड़ा ही बुरा फेल हो जाता है ना। अगर लता मंगेशकर जी क्रिकेट खेलने की कोशिश करती तो सब बंटाधार हो जाता। ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो टैलेंट है, आप जो कर सकते हैं, उस फील्ड में आगे बढ़िए। किसी दूसरी फील्ड की चकाचौंध देख करके आगे मत बढ़िए। याद रखिए, ये वो परीक्षा है जहां 10 से 12 लाख लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन उनमें से लगभग 5 लाख लोग ही प्रीलिम्स देंगे। जो प्रीलिम्स देंगे उनमें से मुश्किल से कुछ 10-12 हजार प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, कुछ मुश्किल से 2,000-2,500 लोग होंगे जो मेंस क्रैक करेंगे, और अंत में 1000 से भी कम लोगों को पोस्टिंग मिल पाती है। वो निर्भर करता है कि भाई किस साल कितनी वैकेंसी आई है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, समझना है कि ये जो यूपीएससी है ये व्यक्ति की नहीं, आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। मैं आशा करती हूं कि ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी। याद रखना, यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आपको हर विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूरी है। आपको यहाँ पर कोई पत्रकार नहीं बनना है, मेरे जैसा कोई एजुकेटर नहीं बनना है, कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको बनना है यूपीएससी टॉपर। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। पहले आप अपने फंडामेंटल सब्जेक्ट पढ़ें, उस समय आपको बिल्कुल बेसिक्स चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुद को यूपीएससी एस्पिरेंट्स कह रहे हैं, ऐसे योजना मैगजीन उठाए जा रहे हैं, नहीं। पहले आप अपने बेसिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे आप अपने यूपीएससी एस्पिरेंट वाले अवतार में। इन चीजों को कैसे पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी के नाम पे जो चारों तरफ ज्ञान बट रहा है ना, याद रखिए, आपको एक परीक्षा पास करनी है तो चारों तरफ जो ज्ञान बट रहा है वो तुम्हारे काम का नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार अनअकैडमी को चेक कीजिए। यहाँ पे जो एजुकेटर्स आपसे यूट्यूब पर कह रहे हैं कि भाई अनअकैडमी पर आ जाओ, आपको पैसे देने के बाद भी वही पढ़ाएंगे। अनअकैडमी वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आइए, आप एक आध दो फ्री क्लासेस लेकर के देखिए कि प्लेटफॉर्म कैसा है, टीचर कहाँ बैठता है, कमेंट बॉक्स कैसा होता है, हैंड रेज ऑप्शन क्या होता है, पोल क्या होता है। मतलब ऑनलाइन क्लास में आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप ऑनलाइन है तो एक रिश्ता, एक कनेक्शन नहीं बन रहा है। आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आती है। हाँ, बस ऑफलाइन क्लास वाला जो टाइम वेस्ट है वो यहाँ पर नहीं होता। तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो वर्तमान ऑफर का लाभ उठाइए, और याद रखिए कि आप जब अनअकैडमी पर आते हैं तो अनअकैडमी आपसे एक डिस्काउंट कोड पूछता है।
तो ये जो डिस्काउंट कोड है ये होगा अपूर्वा23। ये अपूर्वा23 डिस्काउंट कोड लगाने से आपको जो बहुत भारी कीमतें दिखेंगी अनअकैडमी की फीस की, वो गिर करके बहुत सामान्य सी कीमत में बदल जाएंगी। सो यूज डिस्काउंट कोड अपूर्वा23 और पधारो सा। एक और चीज, आप सच में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं, ये बात मुझे आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो मैं इंतजार करूंगी आपके प्यारे से कमेंट का कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।